हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका सुपर हीरो के नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज तक हमने देखा कि ध्रुव ने कैसे अपनी शक्तियाँ खो दी और वो अपने माँ के जो है कब्र में जाके रोने लगा। तभी उसके अंगूठी से एक आत्मा बाहर आई जिसका नाम था विदुर। और विदुर ने ध्रुव से मना किया था कि वह उसका नाम न ले, बल्कि उसे आचार्य बोल के बुलाए। तथा उसने आचार्य ने ध्रुव को अमृत धारा के बारे में बताया। तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा कि अमृत धारा क्या है। तो अब जानते हैं कि ये अमृत धारा क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और आखिरकार क्यों वो जो वाहियात किस्म की शरबत बताया जो इतना कीमती है विदुर ने। तो ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा अमृत धारा, ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी लिख कर दे रहा हूँ, उसका इंतज़ाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज़ है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटी के नाम लिखकर एक कागज़ थमा दिया। उस कागज़ को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत ही महंगी हैं। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की ज़रूरत होगी, और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, ये तुम्हारी परेशानी है कि तुम इतने सोने के सिक्के का इंतज़ाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीज़ों को लाने को कहा है, और तुम अभी से मुझे परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि उनकी ओर कोई आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूँ, तुम इस अंगूठी को पहन लेना, और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे। इतना कहते हुए ध्रुव के अंगूठी में जाकर विदुर जो है गायब हो गया। ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई न कोई उसकी तरफ आ रहा है। अगले ही पल उसने देखा कि ये कदमों की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ईरा की थी। ध्रुव को देखते ही ईरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहाँ चली आई। ध्रुव ने अपने नाराज़गी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मैं यहीं मिल सकता हूँ। ईरा ने कहा, मैं जानती हूँ ध्रुव कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को ईरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल ईरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबत क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईरा का अपने लिए ये लगाव ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने ईरा से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, ईरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं। ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर ईरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये सवाल ईरा के मन में चल रहा था। ईरा ध्रुव से कुछ कहती इसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब ईरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफ़ी होंगे। ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूँ। शुक्रिया ईरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद ईरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या खरीदना चाहते हो। मैं भी तो तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूँ ना। ध्रुव इस बारे में ईरा को न ही साफ साफ मना कर सकता था और न ही उससे ज़्यादा कुछ बता सकता था।
पर क्योंकि ईरा उसकी मदद कर रही थी इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब ध्रुव और ईरा मेसोडेरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए, बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को एक अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज़ के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नज़र आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्य दल के सैनिक भी नज़र आ रहे थे, लेकिन उसकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जो हैं जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और ईरा के कानों में एक आवाज़ पड़ी, अरे ध्रुव और ईरा, आप दोनों यहाँ। इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्य दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, अब बताइए बाजार में क्या खरीदने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको याद ज़रूर कर लेंगे, ऐसा ध्रुव ने कहा। फिर सोरेन ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा, मैं या मेरे सैनिक यहाँ हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और ईरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद ईरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उसे बात करने लगा। विदुर की आवाज़ ध्रुव के अलावा कोई भी नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदोगे वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान ईरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ध्रुव के इतना कहते ही ईरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इसी बीच अचानक ध्रुव की नज़र फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने ईरा से कहा, ईरा, तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूँगा। तब तक मैं ये पता लगा कर आता हूँ कि ये लोग कौन हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखेंगे कि वो लोग कौन हैं और वो लोग किसकी जासूसी कर रहे हैं। कहीं वो ध्रुव के शत्रु तो नहीं हैं या हैं उनके कोई खास मित्र। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।